हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। दिस इज़ द लेक्चर सीरीज ऑफ इम्यून सिस्टम। इससे पहले मैंने वीडियो जो बना चुकी है मैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें मैंने हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस किया था। और इससे पहले एक और वीडियो मैंने शूट की थी जिसमें मैंने टाइप 1 बताया था। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपने टाइप 1 नहीं देखी है हाइपर सेंसिटिविटी, आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज का डिस्कशन हुआ, तो पहले आप उस वीडियो को देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी ताकि आपको इन टॉपिक्स को समझने में आसानी हो। तो चलिए अपना हम टॉपिक शुरू करते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इट इज कॉज्ड बाय द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन सरफेस ऑफ द सेल और टिश्यू कॉम्प्लीमेंट। यानी ये एक किस वजह से होती है, ये कॉज होती है बाय द एंटीबॉडी, जैसे कि इसका नाम ही है। एंटीबॉडी जब डेवलप हो जाती है अगेंस्ट द एंटीजन सरफेस ऑफ द सेल के या फिर किसी भी कॉम्प्लीमेंट के, टिश्यू कॉम्प्लीमेंट के अगेंस्ट में जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो उसकी वजह से डेवलप होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी और वी कॉल इट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म क्या होता है। यानी जो एंटीबॉडी मीडिएटेड हमारे हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं, जो डिजीज डेवलप होती हैं, इनका क्या मैकेनिज्म होता है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ऑप्सोनाइजेशन होता है। ऑप्सोनाइज होने के बाद फैगोसाइटोसिस होती है, फिर इन्फ्लामेशन डेवलप होता है, फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन होता है। तो पहले देखते हैं हम ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस को। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ये ऑप्सोनाइज सेल। यहाँ पे जो ये हमारा सेल है इसके अंदर एफसी रिसेप्टर है, ये एप्सिनाइज्ड सेल है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है C3b रिसेप्टर के जरिए इसने इसको कंबाइन किया। उसके बाद क्या हुआ, ये इसने यहाँ पर ये फैगोस पॉलीपोड्स आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद ये जो होगा एप्सिनाइज्ड सेल अंदर आ जाएगा। यानी जिस तरीके से ये आगे फिगर में दिखाया गया है, फैगोसाइट्स कर लिया इसने, अंदर ले लिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और ये जो चल रहा है ये प्रोसेस, ये ऑप्सोनाइज सेल जो है एफसी रिसेप्टर्स हैं, बीच में C3b रिसेप्टर्स हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो सर्कुलेटिंग सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर, इसकी थ्योरी देख लेते हैं इस डायग्राम की। सर्कुलेटिंग सेल्स जो होते हैं वो कोटेड होते हैं विद, जिसे बोलते हैं ऑप्सोनाइज्ड होते हैं विद ऑटो एंटीबॉडीज विद और विदाउट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। यानी जो सेल्स हमारी बॉडी में घूम रहे हैं वो कोट होते हैं, जिसे ऑप्सोनाइज किया जाता है, बोला जाता है विदाउट और विदाउट ऑटो एंटीबॉडीज विद और विदाउट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के जरिए। फैगोसाइट जो होते हैं एक्सप्रेस करते हैं रिसेप्टर। ये इन्फ्लेमेशन आपने रिसेप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर ये इसकी बहुत डिटेल दे रखी है। मैं इतना भी डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हैफाजर्ड हो जाएगा कि मैं इम्यून सिस्टम को डिस्कस कर रही हूँ या फिर मैं इन्फ्लेमेशन को डिस्कस कर रही हूँ। जब मैं फैगोसाइटोसिस पढ़ाऊंगी आपको तो वहाँ मैं ये एफसी रिसेप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी, ऑप्शनाइज को वहाँ जाके डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो फैगोसाइट होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं एफसी रिसेप्टर टेल, एफसी टेल ऑफ आईजीजी एंटीबॉडीज एंड द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, ये सेल जो होते हैं टारगेट करते हैं फॉर फैगोसाइटोसिस बाय द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। यानी जो ये जो टारगेट सेल है इसको फैगोसाइट करता है कौन, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। ये जो हमारा फैगोसाइटोसिस में अंदर हेल्प कर रहा है ये हमारा न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं या फिर मैक्रोफेजेस होते हैं। अब जो एप्सोनाइज सेल्स होते हैं वो यूजुअली एलिमिनेट कर जाते हैं स्प्लीन के अंदर बाई स्प्लीनेक्टोमी के जरिए। फिर इसके बाद एक डायग्राम देखते हैं हम। टाइप 2 जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसके एक्टिवेट होने के 3 पाथवे होते हैं। एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है, क्लासिकल पाथवे होता है, एक होता है लैक्टिन पाथवे। इसकी वजह से क्या होता है, इनके रिजल्ट में क्या होता है, C3b जो होता है डिपॉजिट हो जाता है ऑन द माइक्रोब। उसके रिजल्ट में क्या होता है, C3a C3b जो होता है रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है और एंड एक्टिवेशन होता है ल्यूकोसाइट का, जिसकी वजह से एंड नेक्स्ट उसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है ऑफ द माइक्रोब्स बाय द ल्यूकोसाइट। इसे बोलेंगे हम C5a के जरिए और C3a के जरिए इन्फ्लामेशन डेवलप हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है ऑफ द बाउंड C3b बाय द फैगोसाइट के जरिए या फिर C3b रिसेप्टर्स के जरिए। एंड फैगोसाइटोसिस होती है ऑफ माइक्रोब की, इसे बोल रहे हैं किसके जरिए, C3b फैगोसाइटोसिस हो रही है। उसके बाद क्या होती है, फॉर्मेशन होता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का, जिसे MSC भी बोला जाता है। मैक मतलब लिसिस ऑफ द माइक्रोब, ये माइक्रोब जो होता है टूट जाता है। तो मैंने बताया 3 पाथवे हैं, अल्टरनेटिव, क्लासिकल एंड द लैक्टिन पाथवे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो C3b है वो डिपॉजिट हो गया जाके हमारा माइक्रोब पे। उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है ल्यूकोसाइट का, रिक्रूटमेंट हो रहा है और जो माइक्रोब्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है बाय द
ल्यूकोसाइट। इसकी वजह और इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, रिकॉग्निशन होता है बाउंड C3b का बाय द फेगोसाइट C3b रिसेप्टर। फेगोसाइटोसिस होती है माइक्रोब्स की। फाइनली इसके रिजल्ट में जो मैक है वो क्या होता है, लिसिस ऑफ द माइक्रोब, फॉर्मेशन हो जाता है MAC का, यानी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, जो माइक्रोब है उसको तोड़ देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्सोनाइजेशन हो गया, फेगोसाइटोसिस देख ली, उसके बाद देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट एंड द FC रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लामेशन। यानी कॉम्प्लीमेंट और FC मीडिएटेड इन्फ्लामेशन कैसा होता है, ये हमारे FC रिसेप्टर्स हैं। FC रिसेप्टर्स क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट बाय द प्रोडक्ट C5a एंड C3a, इनके जरिए इनका जब ये कंबाइन करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स एंजाइम्स रिएक्टिव ऑक्सीजन इज इंटरमीडिएट। जो न्यूट्रोफिल्स एंजाइम होते हैं वो इंटरमीडिएट करते हैं इस रिएक्शन को। इसी को बोला जाता है इन्फ्लेमेशन एंड द टिश्यू इंजरी। और ये जो हमारा इनका जो कॉम्प्लीमेंट बाय प्रोडक्ट है और FC रिसेप्टर का जो लिंकिंग हो रही है, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। एंटीबॉडीज जो बाउंड होती है टू द सेलुलर और द टिश्यू एंटीजन, वो क्या करती हैं, एक्टिवेट कर देती हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बाय द क्लासिकल पाथवे, रिक्रूट करती है न्यूट्रोफिल्स इन द मेनोसाइट एंड ट्रिगर करती है इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यू, जैसे कि पैम्फिगस वैल्गैरिस इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद देखते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन किस तरीके से होता है। जैसे कि ये थायराइड एपिथेलियल सेल है, उसके ऊपर ये TSH रिसेप्टर है। ये क्या है, एंटीबॉडी है जो डेवलप हुई है अगेंस्ट द TSH रिसेप्टर। ठीक है, थायराइड एपिथेलियल सेल से क्या है, ये थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये दे रखा है यहाँ एक नर्व एंडिंग दे रखी है, नर्व एंडिंग के अंदर ये जो है एसिटाइल कोलिन है। फिर उसके बाद से क्या हो रही है, एंटीबॉडी टू द ACH रिसेप्टर्स, ये नीचे दे रखे हैं यहाँ पे मसल्स के ऊपर ACH रिसेप्टर हैं। ये एंटीबॉडीज डेवलप हो गई किसके, ACH रिसेप्टर्स के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ, ये एंटीबॉडी क्या करती हैं, इनिबिट करती हैं बाइंडिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर को टू द रिसेप्टर। इनकी वजह से क्या हो रहा है, ये एंटीबॉडी स्टिमुलेट कर रही हैं, किस वजह से, विदाउट एनी हार्मोन। एंटीबॉडीज डिटेक्ट अगेंस्ट द सेल सरफेस रिसेप्टर, ये क्या करती हैं, डिसरेगुलेट करती हैं सेलुलर फंक्शन को विदाउट कॉजिंग सेल इंजरी और इन्फ्लेमेशन। ये एंटीबॉडी जो डेवलप हो गई ACH रिसेप्टर के, ये क्या कर रही हैं, डिसरेगुलेट कर रही हैं सेलुलर फंक्शन को बिना इंजरी कॉज किए और इन्फ्लेमेशन को। जैसे कि माइस्थेनिया ग्राविस में क्या होता है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है अगेंस्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन द मोटर एंड प्लेट ऑफ द स्केलेटल मसल और इनहिबिट करती है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को। और इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स की वीकनेस डेवलप हो जाती है। तो मैंने आज आपसे बताया कि टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से एक्टिवेट होती है, और उसकी कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किए। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।